नमस्कार। तीन खबर सबकी नजर में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपके साथ श्वेता शर्मा। दर्शकों, जिन तीन खबरों पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं उसमें सबसे पहली खबर हम आपको बताएंगे उड़ीसा से है, जहां पहली बार बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। मोहन चरण मांझी शाम 5 बजे सीएम पद की शपथ ग्रहण करेंगे। इस दौरान पीएम मोदी समेत कई दिग्गज नेता मौजूद रहेंगे। दूसरी खबर हम आपको बताएंगे मध्य प्रदेश से जुड़ी है, जहां आचार संहिता खत्म होने के बाद मध्य प्रदेश में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ। आईएएस राजेश राजौरा को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का अपर मुख्य सचिव बनाया गया, तो संजय शुक्ला को सीएम का प्रमुख सचिव बनाया गया है। तीसरी खबर पर हम चर्चा करेंगे, यानी छत्तीसगढ़ से जुड़ी हुई है, जहां बलौदाबाजार की घटना को लेकर साय सरकार एक्शन में नजर आ रही है। जिले के कलेक्टर और एसपी को हटा दिया गया है। इसके अलावा मामले में सियासत भी दिखाई दे रही है। इन तीन खबरों पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं पहली खबर पर, यानी उड़ीसा पहली बार बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। उड़ीसा की बात की जाए तो 24 साल बाद ऐसा होगा कि पटनायक सरकार का तख्ता पलट हो चुका है और अब मोहन चरण मांझी नए सीएम के पद की शपथ लेंगे। शाम 5 बजे मांझी का शपथ ग्रहण समारोह होगा, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी समेत बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता शामिल रहेंगे। शपथ ग्रहण समारोह में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय शामिल रहेंगे। वहीं राज्य को 24 साल बाद आदिवासी सीएम मिला है। इसमें 2 डिप्टी सीएम भी होंगे। कनक वर्धन सिंहदेव और प्रभाती परिदा अपने पद और गोपनीयता की शपथ ग्रहण करेंगे। इससे पहले हेमानंद बिस्वाल राज्य के पहले आदिवासी थे, जो 2 बार मुख्यमंत्री रहे हैं। और शपथ ग्रहण समारोह भुवनेश्वर के जनता मैदान में शाम 5 बजे होगा, जिसमें निवर्तमान मुख्यमंत्री नवीन पटनायक को भी इन्वाइट किया गया है। और कार्यक्रम में विधायकों, सांसदों सहित लगभग 50,000 लोगों के शामिल होने का भी अनुमान है। आज हम लोग भुवनेश्वर जा रहे हैं। आज उड़ीसा के नए मुख्यमंत्री श्री मोहन मांझी जी का शपथ ग्रहण समारोह है, उसमें शामिल होने के लिए जा रहे हैं। हमारे उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव जी जा रहे हैं, हमारे मंत्री श्री बृजमोहन अग्रवाल जी जा रहे हैं, हमारे विधायक पुरंदर मिश्रा जी जा रहे हैं, हमारे मंडला के सांसद फगन सिंह कुलस्ते भी हम लोग के साथ जा रहे हैं। और छत्तीसगढ़ के मंत्रियों का, नेताओं का, विधायकों का और संगठन के लोगों का बहुत बड़ा सहयोग उड़ीसा के चुनाव में रहा है। और उड़ीसा की जनता हमारे प्रधानमंत्री जी पर, श्री नरेंद्र मोदी जी पर और उनकी मोदी की गारंटी पर विश्वास किया है। और पहली बार उड़ीसा में भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट बहुमत में सरकार बना रही है। और इसी विषय पर हम बातचीत करेंगे। आईएनएच 24/7 हरिभूमि के प्रधान संपादक डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। एक्सपर्ट ओपिनियन उनसे लेंगे। सबसे पहले हिमांशु जी, आपसे यही समझना चाहेंगे, तटीय इलाकों की बात करें, चाहे वो आंध्र प्रदेश हो, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा हो या फिर केरल या तमिलनाडु, अगर हम 10 सालों को देखें तो इसमें 500 जो प्रतिशत है उसमें इजाफा हुआ है। बीजेपी की जो सीटें हैं वो लगातार बढ़ी है। उड़ीसा की ही बात की जाए तो यहाँ पर जो सांसद हैं उनमें 20 गुना इजाफा हुआ है 10 सालों में। अब ये जो परिवर्तन ऐतिहासिक रूप से देखें 24 साल बाद, कैसे लें? देखिए, उड़ीसा को भारतीय जनता पार्टी ने लंबे समय से फोकस किया हुआ था, लेकिन उड़ीसा की कहानी तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश या तेलंगाना से अलग है, क्योंकि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी पिछले 2 दशक से किसी न किसी रूप में अपनी उपस्थिति रखती थी। भारतीय जनता पार्टी ने नवीन पटनायक के साथ मिलकर भी राज्य में सरकार चलाई है। नवीन पटनायक के साथ लोकसभा का चुनाव भी लड़ा है। नवीन पटनायक अटल जी के दौर में एनडीए का हिस्सा भी रहे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने 2009 के समय पे अपने आप को बीजेपी से अलग किया, या बीजू जनता दल ने अपने आप को भारतीय जनता पार्टी से इसलिए अलग कर लिया क्योंकि बीजू जनता दल ने नवीन पटनायक के नेतृत्व में अपना जनाधार इतना बढ़ा लिया था कि उसे भाजपा की जरूरत नहीं रह गई थी। पर समय गुजरने के साथ जैसे जैसे नवीन पटनायक उम्र दराज होते गए, वैसे वैसे भाजपा को अपने विस्तार की गुंजाइश मिलती गई। इस बार कुल मिलाकर वीके पांडे, जो एक समय पर प्रशासनिक अधिकारी थे, नवीन पटनायक के सचिव हुआ करते थे मुख्यमंत्री कार्यालय में, उनका राजनीति में प्रवेश और भारतीय जनता पार्टी का इस परसेप्शन को बनाने में सफलता कि उड़ीसा अस्मिता को दरकिनार करते हुए नवीन पटनायक एक बाहर से आए हुए व्यक्ति के हवाले राज्य करने जा रहे हैं, इसने भाजपा का काम कर दिया। कांग्रेस वक्त के साथ अपने गढ़ को बचा पाने की दृष्टि से वो कदम नहीं उठा सकी जो कांग्रेस उठा सकती थी। नतीजा यह हुआ कि इस बार नवीन पटनायक की सत्ता चली गई।
रोचक बात यह है कि अगर आप वोटों की शक्ल में बात करें तो अभी भी नवीन पटनायक की पार्टी को भाजपा के मुकाबले ज्यादा वोट मिले, लेकिन सीटों के मामले में नवीन पटनायक पिछड़ गए और भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आ गई। लेकिन हम आज जो बातचीत कर रहे हैं श्वेता जी, वो जी। महत्वपूर्ण बात यह है कि मोहन मांझी क्यों। मोहन मांझी का नाम चौंकाने वाला है। चौंकाने वाला इसलिए कि इन पिछले 20 साल में जो चेहरे भारतीय जनता पार्टी का पर्याय बने उड़ीसा की सियासत में, वो सारे दरकिनार। सबसे गंभीर नाम धर्मेंद्र प्रधान के रूप में था, पर धर्मेंद्र प्रधान को दरकिनार करते हुए मोहन मांझी को लाया गया है। बैजयंत पांडा एक बहुत बड़ा नाम, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है, उनको खारिज कर दिया गया। अब पराजिता सारंगी जैसे चेहरे को खारिज कर दिया गया। महत्वपूर्ण यह है कि विष्णुदेव साय जो पड़ोसी राज्य में मुख्यमंत्री हैं, आदिवासी समुदाय से ताल्लुक रखते हैं, उनके होते हुए भी उड़ीसा में एक आदिवासी चेहरे को मुख्यमंत्री बनाने का फैसला भारतीय जनता पार्टी ने किया है। कुल मिलाकर समझ में यह आता है कि भारतीय जनता पार्टी आदिवासी समुदाय के बीच में वैसी ही पैठ स्थापित करना चाहती है जैसी पैठ किसी समय इंदिरा गांधी या राजीव गांधी के दौर में कांग्रेस की हुआ करती थी। और शक्ति संतुलन का भी एक नया क्रम भारतीय जनता पार्टी ने शुरू किया, जो हमने 3 राज्यों के चुनाव के परिणाम में देखा था। जब मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में चुनाव हुए थे श्वेता जी, उस समय पर आपने देखा कि केवल मुख्यमंत्री नहीं चुने गए, मुख्यमंत्री के साथ ही साथ 2 उप मुख्यमंत्री का ऐलान भी भाजपा तुरंत ही करती है। ये मुख्यमंत्री के विवेक पे नहीं छोड़ दिया कि आप किसे मंत्री बनाएंगे, जो तथाकथित तौर पर प्रस्तुत है। अब भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व ये बताता है कि साझा हुकूमत रहेगी, सत्ता में साझेदारी रहेगी। एक मुख्यमंत्री के साथ 2 उप मुख्यमंत्रियों की परंपरा को लगभग भारतीय जनता पार्टी ने अमली जामा पहनाना शुरू कर दिया है। उड़ीसा में भी 2 उप मुख्यमंत्री का ऐलान किया है और इसमें सामाजिक समीकरण दिखता है। एक आदिवासी समुदाय से ताल्लुक रखते हैं, कनक वर्धन सिंह अगड़े से आते हैं, पारदी जी पिछड़े से आते हैं। तो कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी आने वाले समय को देखते हुए राजनीति कर रही है। किसी एक व्यक्ति को बहुत महत्वपूर्ण नहीं बनने दे रही है, सभी समुदायों को खुश करने की कोशिश करती है। और इसी क्रम में अगर आप देखें तो आज फैसला उड़ीसा का हुआ है, पर कहीं ना कहीं निशाने पर झारखंड है। झारखंड के आदिवासियों में यह संदेश है कि भाजपा आपकी सही पैरोकार है, ये आज के फैसले से दिखता है। मंजू जी, ये तो आपने ठीक कहा। और नवीन पटनायक को अगर हम देखें तो वो उनकी जो पैठ लंबे समय से बनी हुई थी वो किसी से छिपी नहीं है। लेकिन मोहन मांझी, और हमने ये भी देखा विधानसभा चुनाव में लगातार नए चेहरों को भी जगह दी जा रही थी, और इस समय मोहन मांझी क्या परिवर्तन ला पाएंगे? जो उम्मीद वहां की जनता लगाए बैठी, कई तरह के वहां पर समस्याएं हैं, चाहे वो शिक्षा की बात हो या फिर बेरोजगारी की। देखिए, मोहन चरण मांझी एक नया चेहरा है। मोहन मांझी को केंद्रीय नेतृत्व के साये में काम करना है। अभी आप देखें तो तीनों राज्यों में, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में, दिल्ली का दखल साफ तौर पर दिखता है। तो उड़ीसा जैसे राज्य में तो दिल्ली का दखल और भी ज्यादा दिखेगा। तो मोहन मांझी मुख्यमंत्री बन रहे हैं, पर मुख्यमंत्री के तौर पर सत्ता उनके हाथ में नहीं रहेगी। दिल्ली का दखल रहेगा, दिल्ली के दखल के साथ रहेगा। नवीन पटनायक की सरकार ने उड़ीसा को कोई बर्बाद नहीं किया है। नवीन पटनायक का आज भी जनाधार है। मैंने फिर कहा, आप वोटों की शक्ल में देखें तो आज भी उड़ीसा की जनता ने वोटों की शक्ल में नवीन पटनायक को कहीं ज्यादा भरोसा दिखाया है बजाय भाजपा के। पर भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनौती ये होगी कि जिस प्रकार की जन कल्याणकारी नीतियां नवीन पटनायक की ताकत बनी थी, नवीन पटनायक की पहचान बनी थी, उन योजनाओं को चालू करते हुए नई घोषणाओं को अमल में लाना। छत्तीसगढ़ ने उड़ीसा में भारतीय जनता पार्टी का सत्ता में आने का मार्ग प्रशस्त किया है। भारतीय जनता पार्टी के 2 बड़े ऐलान उड़ीसा में थे। एक, धान की खरीद 3100 रुपए के हिसाब से की जाएगी प्रति क्विंटल, और दूसरा था महतारी वंदन योजना। इन दो ऐलान के क्रियान्वयन ने ही भारतीय जनता पार्टी को छत्तीसगढ़ में ऐसी मजबूती दी है। भारतीय जनता पार्टी के लिए अब चुनौती होगा इन योजनाओं को क्रियान्वित करना। सत्ता में आने के लिए घोषणाएं तो कर दी जाती है, पर क्रियान्वयन में राज्य का बजट बिगड़ जाता है। तो कुल मिलाकर उड़ीसा की जनता को एक नई आशा दिखी है भाजपा के साथ में। भाजपा के लिए चुनौतीपूर्ण होगा इन योजनाओं को उसी तरीके से क्रियान्वित करना जिस प्रकार से विष्णुदेव साय की सरकार ने छत्तीसगढ़ में क्रियान्वित करके दिखाया है, चाहे वो 3100 रुपए की धान की खरीदी है और चाहे महतारी वंदन योजना। तो अब विलंब अगर करेंगे तो नुकसान होगा, विलंब नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से उड़ीसा में भारतीय जनता पार्टी को अपने पैर जमाने में मदद मिलेगी। भारतीय जनता पार्टी के लिए अभी भी नवीन पटनायक की मौजूदगी एक चुनौती के तौर पर है। तो बिल्कुल क्या कुछ होता है आने वाले समय में फिलहाल देखना होगा, लेकिन नजर बनाए रखिए मंजू जी। और भी हम चर्चा करेंगे आपसे अन्य विषयों पर। और चलिए, मांझी सरकार के शपथ ग्रहण के बाद चर्चा करते हैं मध्य प्रदेश की, जहां प्रशासनिक फेरबदल होने जा रहा है। मध्य प्रदेश में आचार संहिता हटी,
प्रशासनिक फेरबदल का सिलसिला शुरू हो चुका है, जिसकी शुरुआत मुख्यमंत्री के निवास से हुई है। संजय शुक्ला को नया मुख्य सचिव बनाया गया। साथ ही डॉक्टर राजेश राजौरा बने हैं मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव। इससे पहले राजेश राजौरा नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण में उपाध्यक्ष और मध्य प्रदेश शासन में अपर मुख्य सचिव थे। अब उन्हें सीएम ऑफिस में अपर मुख्य सचिव बनाया गया है। तो संजय शुक्ला महिला और बाल विकास विभाग और प्रमुख सचिव योजना, आर्थिक और सांख्यिकी विभाग में पदस्थ थे। उन्हें अब सीएम ऑफिस में प्रमुख सचिव बनाया गया है। इसके अलावा स्कूल शिक्षा विभाग की प्रमुख सचिव रश्मि अरुण शर्मा को अस्थायी रूप से मध्य प्रदेश आनंद विभाग के प्रमुख सचिव का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया। तो एक्सपर्ट ओपिनियन लगातार हम ले रहे हैं। INS 24/7 हरिभूमि के प्रधान संपादक डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी जी हमारे साथ मौजूद हैं। हिमांशु जी, अब इस पर हम अगर चर्चा करना चाहें मध्य प्रदेश में, तो प्रशासनिक कसावट लाने के लिए इस तरह का परिवर्तन या कुछ और? देखिए, मध्य प्रदेश का ये परिवर्तन थोड़ा चौंकाने वाला है। चौंकाने वाला इसलिए है कि डॉक्टर मोहन यादव ने जब सरकार संभाली थी तो एक लंबे अंतराल के बाद उन्होंने अपना प्रमुख सचिव के तौर पर एक साफ सुथरी छवि वाले राघवेंद्र सिंह को अपना प्रशासनिक प्रमुख बनाया था। मतलब प्रशासनिक प्रमुख इस रूप में कि मुख्यमंत्री सचिवालय का दायित्व उनके हिस्से में दिया गया था, और साथ ही साथ वीरा राणा मुख्य सचिव की भूमिका में थी। वीरा राणा को मुख्य सचिव के तौर पर एक्सटेंशन देने का उपक्रम भी डॉक्टर मोहन यादव के द्वारा किया गया। आज का जो परिवर्तन है वो थोड़ा सा चौंकाता इसलिए है कि राघवेंद्र सिंह मुख्यमंत्री सचिवालय में बतौर प्रमुख सचिव अभी भी बने हुए हैं, पर उनसे सीनियर 2 अधिकारियों की पदस्थापना की गई है। एक राजेश राजौरा की पदस्थापना की गई है और दूसरा पदस्थापना जो है वो संजय शुक्ला जी की हुई है। संजय शुक्ला बीच में खारिज हुए थे। संजय शुक्ला ने बड़ी तेज गति से अपने आप की भरपाई की है। संजय शुक्ला जी को कुछ समय पहले राज्यपाल का प्रमुख सचिव बनाया गया था। राज्यपाल का प्रमुख सचिव कहने में तो अच्छा लगता है, पर प्रशासनिक रूप से जिनकी समझ है वो जानते हैं कि किसी व्यक्ति को अगर साइडलाइन करना है तो उसमें से एक जगह उसकी राजभवन में पदस्थापना कर दो। भारतीय लोकतंत्र में राज्यपाल का पद कुल मिलाकर एक सम्मान का पद है, जिसमें काम की दृष्टि से कोई बहुत सहूलियत नहीं है, कोई बहुत गुंजाइश नहीं है। वहां से संजय शुक्ला जी ने वापसी की थी और संजय शुक्ला जी को डॉक्टर मोहन यादव की सरकार ने ही राज्यपाल के पास भेजा था, और 6 महीने के भीतर ही संजय शुक्ला, जो स्वयं एक सफल और दक्ष प्रशासनिक अधिकारी मानते हैं, ऐसी वापसी की कि वो सीधे राज्यपाल के यहां से निकलकर इस समय पर मुख्यमंत्री सचिवालय में दिखाई दे रहे हैं। तो ये एक महत्वपूर्ण परिवर्तन है। दूसरा, राजेश राजौरा का आना थोड़ा सा चौंकाता है। क्या राजेश राजौरा मध्य प्रदेश के अगले मुख्य सचिव होने जा रहे हैं, इस कयासों को बल मिल रहा है। राजेश राजौरा लगातार उस दौड़ में हैं जिनका उल्लेख प्रशासनिक हलकों या राजनीतिक हलकों में नए मुख्य सचिव के तौर पर किया जाता है। अनुराग जैन, मोहम्मद सुलेमान, SN मिश्रा, इन सब के बीच में एक नाम राजेश राजौरा का भी हमेशा होता था। राजेश राजौरा को भी उनकी प्रशासनिक दक्षता के लिए जाना जाता है, पर सत्ता के साथ उनके समीकरण खट्टे मीठे रहते हैं। कुछ लोगों को वो बहुत पसंद आते हैं, कुछ लोगों को वो पसंद नहीं आते हैं। पर राजेश राजौरा एक दक्ष प्रशासनिक अधिकारी है, इस पर किसी को भी संदेह नहीं है। तो राजेश राजौरा का आज जो ये आदेश आया है मुख्यमंत्री सचिवालय में आने का, उसके संदर्भ में अनुमान ये लगाया जा रहा है कि कुल मिलाकर उनको नई भूमिका मुख्य सचिव के तौर पर मिलने की संभावनाओं को हमें देखना चाहिए। हालांकि जल्दबाजी इसमें इस रूप में हो सकती है कि अमूमन होता है कि जिसको नया मुख्य सचिव बनाना होता है उसको OSD के तौर पर मुख्यमंत्री सचिवालय में नहीं बल्कि मुख्य सचिव के कार्यालय में पदस्थ किया जाता है। पर हम मानकर चलते हैं कि राजेश राजौरा को अब आने वाले समय में हमें राज्य के नए मुख्य सचिव के तौर पर देखना चाहिए। वहीं मुख्यमंत्री सचिवालय का प्रभार संजय शुक्ला के पास दिखेगा, इस रूप में हमें जानना चाहिए। पर दिलचस्पी जो हमारी रहेगी वो इस बात में रहेगी कि क्या राघवेंद्र सिंह, जो एक साफ सुथरी ईमानदार छवि के अधिकारी हैं, वह मुख्यमंत्री सचिवालय में बने रहेंगे या मुख्यमंत्री सचिवालय में इस बदले हुए परिवर्तन के चलते वह अपने आप को निकाल लेंगे। तो मध्य प्रदेश में जितना चौंकाने वाला इन 2 अधिकारियों का आना है, उतना ही दिलचस्पी का विषय अब राघवेंद्र सिंह का यहां से निकलने के संदर्भ में कि क्या राघवेंद्र सिंह इस परिवर्तन को सहजता से स्वीकार कर पाते हैं। क्या राघवेंद्र सिंह को लेकर मुख्यमंत्री अभी भी सकारात्मक है, क्योंकि ये परिवर्तन थोड़ा चौंकाता है। 6 महीने में ही राघवेंद्र सिंह के होते हुए उनसे ऊपर 2 अधिकारियों को लाया जाना, और 2 अधिकारियों में एक तो प्रमुख सचिव स्तर के अधिकारी है और दूसरा अतिरिक्त मुख्य सचिव है। ये थोड़ा प्रशासनिक दृष्टि से असमंजस पैदा कर रहा है।
और ये असमंजस तब और हैरत में डाल देता है कि सरकार का प्रदर्शन तो बहुत अच्छा है। अमूमन ऐसे परिवर्तन वहां दिखते हैं जहां पे सरकार ठीक परफॉर्म नहीं कर रही होती। पर अभी जो विधानसभा के बाद में लोकसभा चुनाव हुए, 29 की 29 सीटें जीत पाने में डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में पार्टी सफल रही है। ऐसे में इतना बड़ा परिवर्तन अपने आप में हैरत में डाले हुए है। इसके लिए शायद थोड़ा समय और लगेगा कि आखिर इस परिवर्तन की वजह क्या है। सबसे महत्वपूर्ण जो निगाह रहेगी वो दो बातों पर रहेगी। एक, क्या राजेश राजौरा को वीरा राणा के बाद जो अभी एक्सटेंशन पर चल रही है नया मुख्य सचिव का दायित्व दिया जाएगा, और दूसरी दिलचस्प इस बात की कि क्या संजय शुक्ला के आने के बाद राघवेंद्र सिंह मुख्यमंत्री सचिवालय में बने रहेंगे। तो मुझे लगता है इसके लिए हमें थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, तभी तस्वीर साफ हो पाएगी। जी, तो थोड़ा इंतजार और करना पड़ेगा, उसके बाद तस्वीर साफ हो जाएगी। हम लगातार विषयों पर, अलग अलग विषयों पर चर्चा कर रहे हैं, बने रहिए आप हमारे साथ। और हम छत्तीसगढ़ का रुख करते हैं, जहां पर बलौदाबाजार में हुई हिंसा ने सबकी चिंता बढ़ा दी। बवाल, सवाल और सियासत है। कलेक्ट्रेट और एसपी दफ्तर में आगजनी हुई, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की घटना की चारों तरफ निंदा हो रही है। इस घटना को सीएम विष्णुदेव साय ने बेहद गंभीरता से लिया है, जिसके बाद कलेक्टर और एसपी को हटाया गया और दीपक सोनी नए कलेक्टर तो विजय अग्रवाल नए एसपी होंगे। पुलिस ने 7 अलग अलग एफआईआर दर्ज की। उपद्रवियों की तलाश के लिए 12 टीमें बनाई गई और वहीं मंगलवार देर रात तक 73 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। करीब 200 ऐसे लोग हैं जो हिरासत में हैं और इस घटना के विरोध में व्यापारियों ने गुरुवार को बलौदाबाजार बंद भी बुलाया है। घटना को लेकर सियासत तेज है। वहीं भाजपा नेताओं ने कांग्रेस पर षड्यंत्र करने का भी आरोप लगाया है। तो डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा कि कांग्रेस ने 5 साल प्रदेश में अराजकता फैलाकर रखी थी और अब भी कांग्रेस नेता उस मानसिकता से बाहर नहीं आए। इधर कांग्रेस विधायक कविता प्राण लहरे ने पलटवार किया और ये कहा है कि मैंने लोगों को उकसाने का नहीं बल्कि शांत करने का काम किया। मैं सतनामी समाज की बेटी हूं। सरकार ने समय पर कार्रवाई नहीं की, इसलिए आक्रोश बढ़ा। इधर कांग्रेस नेता 14 जून को बलौदाबाजार जाएंगे, घटनास्थल का निरीक्षण करेंगे। देखिए, 5 साल में जब उनकी सरकार थी तब भी प्रदेश में अराजकता अव्यवस्था उन्होंने फैला कर रखी थी। सत्ता में जाने के बाद, सत्ता से हटने के बाद उनकी मानसिकता में बदलाव नहीं आया है और जिस प्रकार से कांग्रेस के विधायकों और नेताओं की भूमिका दिखी है, फोटोग्राफ में दिखे हैं, कार्यक्रम में दिखे हैं, तो कहीं न कहीं ये स्पष्ट हो रहा है कि कांग्रेस के नेताओं ने इस घटना को अंजाम देने में कोई पर्दे के पीछे, कोई पर्दे के बाहर रहकर भूमिका निभाई है। निश्चित रूप से घटना की विस्तृत जांच होगी और जो भी दोषी पाए जाएंगे उन पर कड़ी कार्रवाई होगी। गिरफ्त पूरी सो आंदोलन सीधा बलौदाबाजार तक पहुंची से और बलौदाबाजार में आंदोलन रहीस और मैं एक सतनामी समाज के बेटी हूँ। जहाँ भी मोर समाज के देवता ला, व्यक्ति ला अगर नुकसान पहुँचाए काम कर ही तो मोला इतना बड़े एक संवैधानिक पद में बिठा है और मैं सतनामी समाज के बेटी होने के नाते मैं हर जगह जहाँ। और रही बात भारतीय जनता पार्टी मोर ऊपर आरोप लगा है कि आंदोलन में समाज उत्साह काम करे है। आप मतलब शायद पता हो ही, मोर वीडियो वायरल लगातार हुआ थे। मैं समाज ला उत्साह के काम नहीं करे हूँ। वो आंदोलन में जो घटना घटने वाला है वो मैं रोके के काम करे हवा। और लगातार हमारे साथ इस पर एक्सपर्ट राय के लिए प्रधान संपादक डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी जी जुड़े हुए हैं। सर, आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि पहले शांतिपूर्ण प्रदर्शन चल रहा था और उसके बाद घटना लगातार बढ़ी, आगजनी और कई तरह के तनाव में बदल गई और उसके बाद अब सियासत खूब हो रही। लगातार ये कहा जा रहा है कि पर्दे के पीछे कोई और है। देखिए, इसमें 2-3 चीजें हैं। कुल मिलाकर एक विफलता का यह परिचायक है। प्रशासनिक दृष्टि से इस पे किसी को भी इंकार नहीं करना चाहिए। इसकी जिम्मेदार लोगों को लेनी ही होगी। किसी ने षड्यंत्र पूर्वक हिंसा को अंजाम दिया या अनायास ही इस प्रकार का हिंसक घटनाक्रम घटित हो गया, दोनों ही परिस्थितियों में जिम्मेदार लोगों को अपनी विफलता को स्वीकारना ही होगा। और यही कारण है कि विष्णुदेव साय ने इस संदर्भ में कार्रवाई करते हुए कलेक्टर, एसपी को हटाने का उपक्रम किया है और 2 नए अधिकारियों की पदस्थापना वहां पर की गई। कलेक्टर के तौर पर दीपक सोनी, जो पहले दंतेवाड़ा में कलेक्टर के तौर पर काम कर चुके हैं, और दूसरा नाम विजय अग्रवाल के रूप में, जो राज्य पुलिस सेवा से भारतीय पुलिस सेवा में आए हैं, उनको बनाया गया है। सरगुजा से लाकर विजय अग्रवाल को ये जिम्मेदारी दी गई है। पुराने अधिकारी हैं, रायपुर में एडिशनल एसपी के तौर पर उनका काम हम लोगों ने देखा हुआ है। एक दक्ष व्यक्ति, व्यवहार कुशल व्यक्ति जिस प्रकार का चाहिए, उस प्रकार की पदस्थापना पुलिस अधीक्षक के रूप में दिखती है।
महत्वपूर्ण बात क्या है? महत्वपूर्ण बात यह है कि आरोप प्रत्यारोप अपनी जगह, लेकिन गिरौदपुरी और सतनामी समाज को लेकर सरकारें सदैव सचेत रही हैं। हमने देखा कि डॉक्टर रमन सिंह के दौरे में जिस समय पे जैतकम बनाया गया था, उस समय पर भी ऐसे तनावपूर्ण हालात समय समय पर वहां निर्मित हो जाते थे। ये दौर भी देखा कि जिन डॉक्टर रमन सिंह ने जैतकम बनाया था, उनके जाने के हालात नहीं बन पाए थे उस समय पर। रमन सरकार के सतनामी समाज से आने वाले मंत्री भी 3 किलोमीटर दूर अपनी गाड़ियां छोड़कर पैदल जैतखम में दर्शन के लिए पहुंचे थे। तो कुल मिलाकर इसको एक कुशलता के साथ में, एक समझ के साथ में हैंडल किया जाता है। अब अगर 1 महीने से आंदोलन चल रहा है और उसके बाद में ये घटना घटित हो गई, तो सरकार केवल इतना कहकर अपने दायित्व से पल्ला नहीं झाड़ सकती कि कुछ लोगों ने षड्यंत्र कर दिया। जो षड्यंत्र किए हैं उनकी पहचान होनी चाहिए, और जो षड्यंत्र किए हैं उनको दंडित भी किया जाना चाहिए। जिनके रहते हुए षड्यंत्र घटित हो गया उन पर तो कार्रवाई हो गई, पर जिन्होंने षड्यंत्र किया है वो चेहरे सामने आने ही चाहिए। ये समाज की जरूरत है, राज्य की जरूरत है। दूसरी महत्वपूर्ण बात है आरोप प्रत्यारोप के संदर्भ में। तो ये स्वाभाविक है, भारतीय जनता पार्टी क्या ये कहेगी कि ये तो बस हो गया? भारतीय जनता पार्टी अगर ये बात कह रही है कि कांग्रेस की इसमें संलिप्तता है, तो कुछ कांग्रेस के नेताओं की वहां की मौजूदगी ने उसको ये अधिकार दिया है आरोप लगाने का। अब कविता प्राण लहरे जी जो सामने है, वहां के विधायक हैं, उन्होंने ये कहा कि मैं तो वहां पर शांत करने के लिए मौजूद थी। तो फिर कविता जी माने कि वो विफल रही शांत कर पाने में? उनके होते हुए भी अगर ऐसी घटनाक्रम घटित हो गया, तो वो क्या मानती है कि सतनामी समाज में उनकी बात सुनी नहीं जाती है? क्या कविता जी का मानना यह है कि सतनामी समाज उनके बातों को मानता नहीं है? महत्वपूर्ण बात यह है कि इस मामले में निष्पक्ष जांच की जरूरत है, और भारतीय जनता पार्टी को, विष्णुदेव साय सरकार को इस मामले पर फूंक फूंक कर कदम रखने की जरूरत है। कांग्रेस इसे प्रशासनिक विफलता के तौर पर दिखाना चाहती है। कांग्रेस की निश्चित रूप से कोशिश रहेगी कि वह इस घटनाक्रम को विष्णुदेव साय सरकार की नाकामी के रूप में प्रस्तुत करे। वो विष्णुदेव साय सरकार जिसको नक्सल मोर्चे पर बड़ी सफलताएं मिल रही हैं, वो राज्य की कानून व्यवस्था संभालने के संदर्भ में अगर कटघरे में खड़ा होती है, तो निश्चित रूप से कांग्रेस के लिए तो ये बेहतर स्थिति होगी नहीं। तो कांग्रेस इसमें सियासत करने से क्यों चूकेगी? भाई सियासी दल है। अगर कोई घटना इतनी बड़ी घटित हुई, एक शहर में आग लगा दी गई, कलेक्ट्रेट जला दिया गया, तो इसको नजरअंदाज थोड़ी कर देगी। क्या चाहते हैं कि कांग्रेस क्या घर में बैठी रहेगी? कांग्रेस जो हो सकता है वो करेगी, पर यह सरकार की जिम्मेदारी है कि वह इसमें सही लोगों को चिन्हित कर उनके चेहरे बेनकाब करे और सामने लाए कि किन लोगों ने इसको साजिशपूर्ण तरीके से अंजाम दिया। जितना बड़ा घटनाक्रम घटित हुआ है उसके संदर्भ में कांग्रेस को भी ये मानना ही होगा कि ये अनायास नहीं है। कहीं ना कहीं इसमें कुछ ना कुछ समाज विरोधी तत्व शामिल थे जिन्होंने इस तरीके से सुनियोजित तरीके से घटना को अंजाम दिया, और सरकार की जिम्मेदारी है कि वो विफलता के संदर्भ में जो लोग जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करे। पर इतना तय है, इन सबसे परे, आरोप प्रत्यारोप से परे, इस समय की पहली जरूरत यह है कि बलौदा बाजार में शांति आए, सामाजिक रूप से विद्वेष की भावना न बढ़े, क्योंकि इस घटनाक्रम के चलते सतनामी समाज और अन्य समुदायों के बीच में वैमनस्य बढ़ने की संभावना है। कल जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने समाजों की बैठक लेकर इसमें एक सौहार्द बनाने की कोशिश की है, ये स्थानीय स्तर पर भी शुरू होना चाहिए। नए कलेक्टर, एसपी जो वहां पहुंच रहे हैं, उनकी पहली जिम्मेदारी समाज के बीच में एक दूसरे के प्रति द्वेष खत्म करने की है। वो द्वेष खत्म होना जरूरी है, नहीं तो इस प्रकार की घटना आगे भी घटित हो सकती है। तो ये सबसे पहली जरूरत है कि लोगों के बीच में परस्पर भरोसा, विश्वास, प्रेम और सद्भाव का वातावरण बने। इसकी सबसे पहली जरूरत। और दूसरी जरूरत इस बात की है कि जिन लोगों ने साजिश रची उनके नाम सामने आए, उनके चेहरे सामने आए, और वो चेहरे ये निष्पक्ष जांच के माध्यम से सामने आए, ना कि सियासी लाभ हानि के गणित के तहत आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला को आगे बढ़ाया जाए। तो बिल्कुल आपने ठीक कहा कि एसपी और कलेक्टर की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए कि वो परस्पर प्रेम और भावना वहां पर बनाकर रखें और दोषियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। बहुत बहुत शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए और जानकारी देने के लिए। तो बलौदा बाजार, हालांकि अब 14 जून को तमाम कांग्रेस के जो नेता है वो जाएंगे, घटनास्थल का निरीक्षण भी करेंगे और उसके बाद अब देखना होगा ये तस्वीर किस तरह की और आती है और दोषियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई का वादा राज्य सरकार भी कर रही है। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए INH 24/7। नमस्कार।